हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन एंड फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस बिलोंग टू एक्सरसाइज 1.5 इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन पर, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसका? सेट का। कॉम्प्लीमेंट सर क्या मतलब है मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा नॉट, हम इसको नॉट बोलते हैं। यानी अगर मेरे पास इफ आई हैव से वन सेट कॉल्ड ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट आ रहे हैं, तो मुझे क्या निकालना है? अगर मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस सेट का, तो मतलब मुझे क्या निकालना है? नॉट ए। क्लियर है? मुझे क्या निकालना है? नॉट ए। एंड कॉम्प्लीमेंट इज फर्दर डिनोटेड एज ए डैश, हम डैश से भी इसको डिनोट करते हैं। और सर हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए के ऊपर हम छोटा सा सी बना देते हैं। क्लियर है? या फिर हम ए के ऊपर बार भी लगा देते हैं। ऑल्दो यहां पर आपके सेट्स चैप्टर में हम इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम या तो इस नोटेशन का करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी भी करती है, या इसका ही करते हैं। ये सब बातें, ये खासतौर इसको हम कम ही यूज करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे जब प्रोबेबिलिटी करते हैं। क्लियर है? ए बार मतलब भी नोट ही होता है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना बेटा, यानी कहने का मकसद ये हुआ, अगर सर ये प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी प्रोबेबिलिटी का ही है। हाँ बेटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये सेट एक ऐसा चैप्टर है, जो आपके आने वाले कई चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है, खासतौर से प्रोबेबिलिटी में अच्छे क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं सेट्स पर ही। तो अगर आपका ये चैप्टर अच्छा है तो वो भी चैप्टर बढ़िया हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए सर, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपने बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट का मतलब नॉट ऑफ ए सेट, मतलब नॉट ए, सेट ए में ना हो। ए मान लो मैंने गिवन सेट ये ले लिया, लेट कर लिया मैंने, लेट क्या किया? ए इज दिस सेट, तो मेरे को क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट अगर इस सेट का निकालना है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? नॉट ए या ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार, इसको सभी एक ही बात है। ठीक है? दूसरी बात सर, ये निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या है? अगर मुझे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर 1 यूनिवर्सल सेट, याद रखेंगे आप, क्या चाहिए मुझे? यूनिवर्सल सेट। और नंबर 2 गिवन सेट, मुझे एक सेट चाहिए और एक यूनिवर्सल सेट भी चाहिए। अगर मुझे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सर लेट कर लिया मैंने फिर से यूनिवर्सल सेट। अगर मेरे को यूनिवर्सल भी दिया हुआ था 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? तो सर अब आपने कहा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे दो कंडीशन फुलफिल चाहिए। नंबर 1 यूनिवर्सल सेट, वो हमने लेट किया, और एक गिवन सेट, वो भी हमारे पास है। तो अब मेरे पास ये सेट भी और ये सेट भी है, तो क्या मैं अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए नॉट, मतलब ए नहीं चाहिए, या नॉट ए मतलब कौन नहीं चाहिए? ए नहीं चाहिए। तो चाहिए कौन है? जो ए में नहीं है वो चाहिए। तो ए में कौन कौन है? 1 2 3 4, ये नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो किस में से नहीं चाहिए? इसमें से। तो हमें चाहिए कौन कौन है सर? 1 2 3 4 नहीं चाहिए। चाहिए कौन है? जो बच गए वो एलिमेंट चाहिए। बात समझ में आई है नहीं आई? मैंने क्या कहा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए, ए नहीं चाहिए। तो ए नहीं चाहिए तो चाहिए कौन है? जो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट है, मतलब कि एक्सक्लूडिंग ए, हमें वो सभी एलिमेंट चाहिए। तो इस बात का मतलब तो सर ये हुआ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस ए। मतलब क्या हुआ? अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिवर्सल माइनस ए या ए माइनस बी, डिफरेंस बिटवीन सेट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स का मतलब क्या है कि पहले वाले सेट में से दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटा दो, या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आगे वाले से हटा दो। तो यहां भी तो ये मतलब है। यहां पर क्या मतलब है सर? आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉट ए, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश। क्लियर है? तो अब हटा के देखो, आगे वाला सेट कौन सा? यूनिवर्सल माइनस ए। तो मतलब क्या होगा सर? आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटा दो। तो 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, तो कौन बचेगा?
सर ये यूनिवर्सल माइनस है और ये किसके इक्वल हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट ए। तो सर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं तो इस बात का मतलब क्या है, नॉट बी। इस बात का मतलब क्या है, नॉट बी। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, डायरेक्ट यूनिवर्सल में से बी सेट को हटा दूं। इसी तरह अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस सी सेट। तो मतलब सर कोई भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बेसिकली मतलब ये हुआ हमें डिफरेंस ही लेना है, लेकिन डिफरेंस में जो पहला सेट होगा वो हमेशा यूनिवर्सल होगा और दूसरा क्या होगा, गिवन होगा। हमें अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मतलब ये हुआ कि हमें निकालना डिफरेंस ही है। डिफरेंस कैसा होगा, पहला सेट हमेशा यूनिवर्सल होगा और दूसरा विच इज द गिवन सेट। क्लियर है ये बात। अच्छा बेटा देखो, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल 21। देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक स्कूल है, कोएड स्कूल, जिसमें लड़के लड़कियां इकट्ठे क्लास में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयज स्कूल है गर्ल्स स्कूल है। क्लियर है। बोलता है एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। ठीक है। और एक सेट दिया हुआ है सेट ए, उसमें कौन है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स स्टडीइंग इन क्लास 11th। ठीक है। उसने पूछा क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकाल दो ए डैश। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे को दो कंडीशन चाहिए, एक यूनिवर्सल और एक गिवन। सर दोनों गिवन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है वैसे, सर नॉट ए है ना, नॉट ए मतलब ए नहीं होना चाहिए। तो अगर ए ही ना हो, लड़कियां ना हो, किसमें, क्लास में लड़कियां ना हो, तो कौन बचेगा, सर सेट ऑफ ऑल बॉयज, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट। या फिर सर मैं इसको ऐसे भी तो समझ सकता था, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने क्या बताया सर, डिफरेंस ही लेना है। और पहला सेट कौन होगा, यूनिवर्सल, और दूसरा सेट गिवन सेट। तो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल कौन है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स, और ए कौन है, गर्ल्स। तो अगर मैं पूरे स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को डिडक्ट करूं तो कौन बचेगा उस क्लास में, ओनली बॉयज। तब भी आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बेटा एक छोटी सी बात और रह गई थी बतानी प्रीवियस स्लाइड्स में, मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए बेसिकली डिफरेंस ही तो कर रहे हैं हम। तो सर आपने रोस्टर फॉर्म तो डिस्कस कर ली थी, और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं बता देता हूं। तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर किसी कॉम्प्लीमेंट की लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसको करेगा, सर यूनिवर्सल सेट को, है ना। एक्स किसको बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट को, एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको, सेट ए को। ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल से भी बता देता हूं। मान लीजिए ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3। ठीक है। यूनिवर्सल मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5। तो सर अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं तो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए के सभी एलिमेंट हटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, 4,5। अब मैं बोल रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका नाम मैंने एक्स रखा है, उनका नाम मैंने क्या रखा है, एक्स। तो जो 4 होगा ना, 4 बिलोंग करेगा आगे वाले सेट को, बट 4 बिलोंग नहीं करेगा पीछे वाले सेट को, पीछे वाले सेट को। ठीक है। इसी तरह से 5 को बिलोंग होना पड़ेगा आगे वाले सेट में, और 5 बिलोंग नहीं करेगा पीछे वाले सेट को। ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, एक ऑब्जर्वेशन है, और इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ये बात मैं वहां पर डिस्कस करना रह गई थी। तो मैंने अब बताइए कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल को, लेकिन एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए सेट को। ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए। तो बेटा बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बेटा प्रॉपर्टीज का मतलब होता है प्री डिफाइंड रिजल्ट। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड। मतलब कुछ है ना, जैसे कोई क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए तो देखा कि यार इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, तो हम उसको प्रॉपर्टी बना देते हैं। क्लियर हो रही है बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं बात करूं, मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, एक ही तरह के क्वेश्चंस, और पता लगा यार घूम फिर के इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाता है, तो मुझे पता लग गया कि इसकी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरह, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 0 रहता है, तो इट बिकम्स अ प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो प्री डिफाइंड रिजल्ट्स बोलते हैं। तो देखिए पहला कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, नंबर 1
डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ कहता है अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करके दोबारा कॉम्प्लीमेंट करें तो आपको गिवन सेट मिल जाएगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करके दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो आपको एक गिवन सेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट मैं एक यहां पर ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट और लिया मैंने 1 2 3, ठीक है बेटा। अगर आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है सर, यानी बड़े सेट में से यूनिवर्सल में से ए के सभी एलिमेंट हटाने हैं, तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटाओ 1 2 3, ये 1 2 3 हटा दो तो कौन बचेगा 4,5, ये आएगा आंसर। या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे वाले से हटाने हैं, ऐसे भी समझ सकते, तो आंसर क्या है 4,5। अब मुझे बोला गया ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, अब आप निकालो ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये ए कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट छुपा लेता हूं और लिख देता हूं। अब अगर इसको लिखना है तो मैं यही तो लिखूंगा यूनिवर्सल माइनस, अब जो इस ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट को छुपाना है, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां ब्रैकेट लगा दूं, ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे लिखा है इसको, यूनिवर्सल माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। अब यहां पर कैसे लिखूंगा, यूनिवर्सल माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला विच इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो रही है बात। अब सर यूनिवर्सल माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो, यूनिवर्सल माइनस फर्दर ए, तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल प्लस ए, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई तो ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है सर, गिवन सेट के इक्वल आ रहा है, तो यू कैन प्रूव इट, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। सेकंड कॉम्प्लीमेंट लॉज, सेकंड क्या है आपके यहां पे, कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज। इसके अंदर 2 लॉज हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, आसान लॉ है फर्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली ना इसने कॉम्प्लीमेंटेशन और गिवन सेट और यूनियन का कॉम्बिनेशन करके एक सेट बनाया, कॉम्प्लीमेंट लॉज। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूं, मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट सेट ये है, ए ये है, अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लूं, देखना यूनियन का मतलब होता है ऑल टुगेदर, यूनिटी, इकट्ठे कर देना है ना, ऐड कर देना। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करना है, तो कौन कौन होंगे 1 2 3, और यहां पर कौन है 4 और 5। तो सर ये देखने में तो सर यूनिवर्सल आ गया, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो रही है बात। ए इंटरसेक्शन ए नॉट, मतलब ए इंटरसेक्शन ए नॉट। अब हमें क्या देखना है, इस सेट और इस सेट में कॉमन देखना है, मतलब ए और ए नॉट में हमें कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो हेंस इट इज 5। तो ये आंसर क्या आएगा सर, नल सेट आएगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप वैसे भी समझ सकते हो, मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, अभी एग्जांपल नंबर 21। अगर यूनिवर्सल सेट, ध्यान से सुनना, अगर यूनिवर्सल सेट क्लास 11th के सभी बच्चे हैं, अगर यूनिवर्सल सेट क्लास 11th के सभी बच्चे हैं और ए सेट गर्ल्स हैं, उसी क्लास 11th की गर्ल्स हैं, तो ए नोट क्या होगा सर, ए नोट होगा क्लास 11th बॉयज। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर यूनिवर्सल सेट क्लास 11th ऑल स्टूडेंट्स हैं, ए सेट क्लास 11th ऑल गर्ल्स हैं, तो कोई भी बच्चा बता सकता है नॉट ए क्या होगा, मतलब ए नहीं चाहिए, गर्ल्स नहीं चाहिए, तो कौन होगा सर, क्लास 11th ऑल बॉयज होंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर मैं ए सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ऐड कर दूं, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दूं, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दूं, मतलब यूनियन लगा दूं, तो क्या निकल के आएगा सर, अगर इनको ऐड करोगे तब तो आपको यूनिवर्सल ही मिल जाएगा। ये तो है ही। मैंने क्या कहा, ए सेट में कौन है, गर्ल्स, ए नॉट में कौन है, या नॉट ए में कौन है, या ए कॉम्प्लीमेंट में कौन है, बॉयज। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो सर क्लास नहीं मिलेगी, क्लास कौन है, यूनिवर्सल। वही मैंने लिखा है, अगर किसी गिवन सेट को
नॉट ए के साथ, नॉट अ गिवन सेट के साथ ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट मिल जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी गिवन सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन देखा जाए, अगर किसी गिवन सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, मतलब इन दोनों में कॉमन सर है कुछ नहीं, तो हेंस फाई। कोई कॉमन होगा क्या, यानी कि यहां तो गर्ल्स है और यहां बॉयज है, इनमें क्या कॉमन है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा फाई। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, लॉ ऑफ फाई। देखिए लॉ ऑफ फाई, पहले फाई ही देख लेते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ध्यान से देखना, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट फाई, है ना। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो नॉट ए, तो फाई कॉम्प्लीमेंट को सर ब्रेक करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यानी यूनिवर्सल में से फाई सेट हटाना है, यूनिवर्सल में से फाई सेट, मतलब यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट जो भी है, यूनिवर्सल सेट जैसे मान लीजिए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस 5, तो सर फाई सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको इस तरह से भी, तो जब आप डिडक्ट करेंगे मतलब या तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट इससे हटा दो, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो हटाओगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, या फिर पीछे आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटा दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हटाओगे क्या, तो कौन निकल के आएगा 1 2 3 4 5, तो हेंस फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा सर, यूनिवर्सल की। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्सल। कौन सा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। अब क्या करना है सर, इस बार देखेंगे यूनिवर्सल टू द कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप खुद जानते हो सर यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट था तो आप बोल रहे थे कि ए कॉम्प्लीमेंट है तो पहले यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस सी, फाई कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस फाई, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल जाएगा तो क्या आएगा, फाई सेट आ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, ये तो बहुत ही आसान ऑब्जर्वेशन हैं, बहुत ही आसान प्री डिफाइंड रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूं। अब बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पर, डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ डाल देते हैं इस पर। देखो उसने दो बात कही कि ए यूनियन बी होल टू द कॉम्प्लीमेंट, कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, या फिर सेकंड ए इंटरसेक्शन बी होल टू द कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए नॉट यूनियन बी नॉट। ये दो लॉज हैं, इनको मैं अच्छे से बात करूंगा आफ्टर या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेन डायग्राम टॉपिक, ठीक है, उस समय पर ही मैं इनको समझाऊंगा ये क्या हो रहा है मैं, लेकिन आपको लर्न करने का तरीका बता देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आपने कुछ नहीं करना है, एक बार इस तरह से लिख ले ए यूनियन बी होल टू द कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आप एक बार ए यहां लिखेंगे बी यहां लिखेंगे, ठीक है। यहां पर होल पर कॉम्प्लीमेंट है, यहां इंडिविजुअल पर लगाना है, यूनियन का साइन उल्टा करके इंटरसेक्शन लगाना है। अगर यहां पर ए इंटरसेक्शन बी होल टू द कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपको पता है कि सर होल पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो पहले ए बी तो ऐसे लिख लिया, आपने कहा होल पर है तो इंडिविजुअल पर लगाना है, इंटरसेक्शन को उल्टा करके यूनियन लिखना है, या वाइस वर्सा। सर यहां पर कैसे है, अगर मेरे पास ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दे दे तो सर यहां तो इंडिविजुअल पर लगा है तो मैं अब पहले तो होल पर लगा देता हूं, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा कर देता हूं, यही बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। या फिर सर यहां पर तो इंडिविजुअल पर लगा हुआ है तो यहां पर पहले मैं होल पर लगाता हूं और यूनियन का साइन उल्टा करके इंटरसेक्शन बनाता हूं। क्लियर है, तो आप लर्न करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान रखेंगे, बट इसके बारे में फर्दर डिटेल हम लेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेन डायग्राम ओनली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। बोलता क्या है कि लेट यूनिवर्सल सेट इज दिस, ए सेट इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस। फाइंड करना है आपको ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने बताया था आपको कैसे लिख सकते हैं, नॉट ए, या हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, ए नहीं, तो ये तो चाहिए ही नहीं, है ना। और मैंने कहा था दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सल की और ए की, तो ये नहीं चाहिए, किस में से, यूनिवर्सल में से। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस ए। तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूं, इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट आगे वाले से हटा दो, या यूनिवर्सल में से पूरा ए सेट
हटा दो। तो यूनिवर्सल में से ए सेट हटा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटाने के बाद क्या बनेगा हमारे पास सर, ये सेट बचेंगे। क्लियर है? तो दिस इज आर ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? चलिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं सर, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल में से इस बार कौन सा सेट निकालना है, बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, बी है। 2 4 6 8, 2 भी हटाना है, 4 भी हटाना है, 6 भी हटाना है, 8 भी हटाना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9, क्योंकि मुझे 2 4 6 8 सभी हटाने हैं। अब ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, देखो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब हुआ ए और सी सेट के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। ए सेट में कौन है, 1 2 3 4, और सी में कौन है, 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 है ना, ए यूनियन सी में लिख रहा हूं, 1 2 आया, 3 4, सर सी पर चलते हैं, 3 4 ऑलरेडी वी हैव रिटन। आगे क्या आएगा, 5 और फिर आएगा 6। ठीक है, उस सेट का हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखना, इस सेट का मतलब क्या हुआ बेटा, इस सेट का मतलब हुआ यूनिवर्सल माइनस द एंटायर गिवन सेट 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप लिखना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास क्या आएगा सर, 1 2 3 4 5 6 सभी हटेंगे तो आएगा क्या, 7 8 एंड 9। दिस इज योर ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले ए यूनियन सी लिखना है। ए यूनियन सी कंसीडर इट एज एनी सेट, फॉर एग्जांपल बी सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल माइनस बी कर लें, या यूनिवर्सल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखना है आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए और बी का यूनियन क्या होगा सर, 1 2 3 4। सर 2 लिख चुके, 4 भी लिख चुके, 6 आएगा, 8 आएगा, और उस पर क्या लगना है, कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली इस बात का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल माइनस 1 2 3 4 6 8। यूनिवर्सल सेट में से ये सब एलिमेंट हटाने हैं, 1 2 3 4 6 और 8। तो बचेगा क्या, 5 7 और 9। आंसर क्या आएगा सर, 5 7 9। होप दिस इज क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट, मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था, इसको हम ए लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आपके पास सेट आएगा, क्लियर है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, अगेन आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब या तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट बी से हटा दो। बी माइनस सी का मतलब क्या होता था, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे वाले से हटा दो, या बी में से पूरा सी सेट निकाल दो। बी सेट में से सी सेट के सभी एलिमेंट्स निकाल दो। ठीक है, तो बी सेट हमारे पास ये है और सी ये है। तो बेटा सी सेट के कौन कौन से एलिमेंट बी में है, देखिए 3 है, नहीं है सर, 4 है, हाँ है, उसको हटाओ, 5 नहीं है सर, 6 है, उसको भी हटा दो। तो b माइनस सी मेरे पास क्या आ गया, 2,8। देखिए मेरी बात सुने, इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, b और c के कॉमन एलिमेंट कौन है, 4 और 6, उसको किससे हटाना है, आगे वाले से। तो b हटा दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, b माइनस सी सेट आ चुका है। लेकिन मुझे सर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मेरे को क्या लेना है, नॉट b माइनस सी, मुझे क्या लेना है, नॉट b माइनस सी। तो क्या होगा, b माइनस सी नहीं चाहिए, तो चाहिए कौन है, यूनिवर्सल माइनस 2, फिर से 8। तो यूनिवर्सल में से कौन हटाना है, कौन बचेगा सर, सब बच जाएंगे 2 और 8 को छोड़ के, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कहता है यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। किन सेट्स का, इन सभी सेट्स का। मुझे क्या निकालना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, ए डैश। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यूनिवर्सल माइनस ए, या तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे वाले से हटा दो, या यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के सभी एलिमेंट हटा दो। तो ए बी सी हटाओगे तो क्या आ जाएगा सर, डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर है। बी, अब बी सेट का मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, डी ई एफ जी, किसमें से हटाना है सर, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या हटाना है, डी ई एफ जी, ये सभी एलिमेंट हटाने हैं, डी ई एफ जी। तो मेरे पास क्या बच जाएगा सर, ए बी सी एंड एच। क्लियर है। आगे चलते सी, सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, यूनिवर्सल माइनस सी सेट, ए सी ई जी, फिर से हटा दो इसमें से ए सी ई एंड जी। तो क्या क्या बचेंगे सर, बी
डी, एफ एंड एच। क्लियर हो रही है बात बेटा? बहुत ही आसान सवाल है। डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? यूनिवर्सल माइनस डी। एफ जी एच ए, अब की बार आपको क्या हटाना है? एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए, तो क्या बच गया सर? बी, सी, डी एंड ई। इट इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? लिख लीजिए। ठीक है, कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। आपको नेचुरल नंबर का सेट एक यूनिवर्सल सेट लेना है, तो हम एक बार यूनिवर्सल सेट लेट कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 6 7 8 और अभी भी ये सब चलता जाएगा एंड सो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो है, मेरे को एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है, तो मैंने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट। उसके बाद क्या कहते हैं? राइट द कॉम्प्लीमेंट्स। आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देता है, कहता है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। आपको क्वेश्चन दिया कि ये एक सेट है, मैंने लेट किया a, इस सेट के अंदर कौन आ रहे हैं? इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? पहले एक काम करते हैं, पहले इस सेट को इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होगी? 1 1 आएगा? नहीं आएगा सर, इवन नेचुरल चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये सेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं और करके, क्योंकि ये फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट तो सर अब आपने अब लगाया है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल माइनस ए सेट। तो यूनिवर्सल में से अगर ए को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। इट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको सर एक तरीके से और भी तो लिखा जा सकता है। कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is not even natural numbers, even natural number। क्लियर है? बेसिकली मैंने क्या लिखा? ये सब क्या है सर? इवन नहीं है। मतलब आपने क्या किया यहां पर? सिर्फ नोट लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया? ये ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, और सर इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं आप इसको? एक्स इज दैट एक्स, अगर नॉट इवन है तो है कौन? इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये दें। रीजन कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म भी है, और पर्टिकुलरली नॉट इवन का मतलब ओड ही होता है। ठीक है, एक आपके यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है उसको बी लेट कर लिया मैंने। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कैसे निकालेंगे सर? इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन आएगा। ठीक है, अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस बात का मतलब है यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल में से इस सेट में से अगर ये सेट निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एन ऑड नेचुरल नंबर, या फिर बेटर वे मैं कैसे और लिख सकता हूं बी कॉम्प्लीमेंट को? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर। होप दिस इज क्लियर। प्लीज आप इनको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखते हैं। कहता है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर सर इस सेट को आपने C कहा, तो इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं, मुझे निकालना क्या अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से C हटाओगे तो क्या आएगा? 1 2, सर 3 तो हट जाएगा,
फिर क्या आएगा 4 5, फिर से 6 भी हटेगा, फिर क्या आएगा 9, सॉरी 6 हटेगा तो क्या आएगा 7 8, फिर आएगा 10 11 13 14 एंड सो ऑन। बट सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से नहीं दे सकता। रीजन ये है क्योंकि ये जो एक सीक्वेंस है कोई एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर, तो इस तरह के आंसर को मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को जहां पर एक सीक्वेंस फॉलो नहीं, कोई भी सीक्वेंस अगर एक ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो हम उसके आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सेट बिल्डर फॉर्म में है तो मेरी जो प्रेफरेंस होगी अगेन वो सेट बिल्डर फॉर्म ही होगी। तो मैं इसको कैसे दूंगा, मैं लिखूंगा x such that x is not a positive multiple of 3। क्लियर है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका नेक्स्ट, कहता है x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। ठीक है, इस सेट को अगर मैं D कहूं तो D सेट में कौन कौन एलिमेंट आएंगे रोस्टर फॉर्म में, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। सर इतने सारे आएंगे है ना, बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे D कॉम्प्लीमेंट विच इज यूनिवर्सल माइनस D, यानी यूनिवर्सल में से D हटाना है। यूनिवर्सल में से D हटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बचेगा, 2 3 हट गए, 4 बचेगा, 5 हट गया तो 6 बचेगा, 7 खत्म, 8 9 10 बचेंगे, फिर 12 बचेगा, 14 15 16 अगेन एंड सो ऑन। तो सर क्या ये कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? सर ये तो बिल्कुल भी कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। इसको देख के कोई बता सकता है कि ये किस चीज की सीरीज है, ये सॉरी ये क्या सीक्वेंस है? इसको देखकर अगर मैं इन क्वेश्चंस को हाइड कर दूं तो कोई देख के बता सकता है कि ये सर ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है ये क्या क्वेश्चन है? यानी कि हम आंसर को देख के क्वेश्चन को कुछ भी नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन बेसिकली था क्या, है ना। तो सर इस तरह से आंसर नहीं देंगे हम। अगेन क्या करेंगे हम इसको, सर हम इसका आंसर कैसे देंगे, हम इसका आंसर देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x such that x is not a prime number, प्राइम नंबर नहीं होगा। या फिर हम इसका आंसर एक तरीके से और भी दे सकते थे, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही बेटा कि जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइम, कंपोजिट और यूनिट नंबर। ठीक है, प्राइम तो वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद इटसेल्फ एंड 1, और कंपोजिट वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और यूनिट वो जिसका जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट में आते हैं। तो वो कौन है, यूनिट नंबर विच इज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x क्या होगा सर, फिर x प्राइम नहीं होगा, है ना। x प्राइम नहीं होगा तो कौन होगा, या तो कंपोजिट होगा या यूनिट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज ईदर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज अ कंपोजिट और यूनिट नंबर। क्लियर हो रही है आपको बात? सर कंपोजिट में कौन कौन आ जाएंगे, जो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना, जो प्राइम नहीं होंगे, और यूनिट नंबर। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि डी सेट क्या था, प्राइम। तो नॉट डी मतलब प्राइम नहीं चाहिए। तो प्राइम नहीं चाहिए तो कौन चाहिए, या तो कंपोजिट या यूनिट। अच्छा सर और क्यों लगाया बेटा, मैंने आपको बताया था यूनियन के अंदर और लगता है, और यूनियन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सचर दोनों को ऐड कर देता है। ऐड मतलब और इसलिए लगाया गया क्योंकि इन दोनों का यूनियन, एंड नहीं लगेगा। अगर कंपोजिट एंड लगा दूंगा ना मैं, तो मतलब दोनों में होना चाहिए, वो नहीं, कॉमन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं इसमें या दोनों में, इसमें या दोनों में, इसलिए मैंने यूनियन को लगाया। कॉम्बिनेशन मिक्सचर की बात हो रही है। क्लियर है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं 5th पार्ट की। कहता है x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो 3 and 5 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से हैं सर, 3 5 6 9 12 10, इसमें अगर बात करें 15, और सर चलेंगे 18, फिर 20, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल 21 है, फिर 24 है, फिर 5 से 25 है, फिर 27 है। तो इस तरह से काफी नंबर डिविजिबल है।
तो अगर आप बचे हुए नंबर को लिखोगे तो अगेन वो सीक्वेंस क्या होगी, एक ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, अब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिक्स्थ कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। अब फिर से वही बात आ रही है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है बेटा, पहले परफेक्ट स्क्वायर वाला देखते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। अगर मैं इस सेट को बी बोलूं दोबारा से, तो मैं इस बी सेट को डिपिक्ट कर सकता हूं कैसे, मैं क्या क्या लिखूंगा, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, है ना। 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 फिर क्या आएगा सर 36 फिर 49 एंड सो, ठीक है। अगेन अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट चाहूं तो यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से अगर ये सब हटाओगे तो 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 एंड सो ऑन आप बोल दोगे। लेकिन अगेन ये सीक्वेंस फिर से ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही, तो हम आंसर ऐसे ना देके इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि वहां पर भी ये जो सीक्वेंस होगी एक ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी, जिसको बाय सीइंग द सीक्वेंस हम डिपिक्ट नहीं कर सकते कि ये सीक्वेंस क्या बताना चाह रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे। तो जो नेक्स्ट है उसमें क्यूब है, तो आप यहां पर क्यूब लगा देंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ बचे हुए पार्ट्स पर। तो कहता है मान लीजिए इसको मैंने ए सेट बोल दिया, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी सेट बोल देते हैं, ठीक है। फिर से वही बात है, कहता है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इसका सॉल्यूशन तो निकाले, एक्स तो निकाले। एक्स क्या होगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स क्या निकल के आएगा सर 3। तो ए सेट के अंदर बैठा कौन है, एलिमेंट न है जिसका नाम 3 है, ठीक है। तो सर इसका आंसर कैसे देंगे, अब देखिए या तो आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल माइनस ए लिखेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए। तो सर यूनिवर्सल में से ए हटा दो तो कौन बचेगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगेन ये सीक्वेंस भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही क्योंकि एक नंबर मिसिंग है। तो बाय सीइंग दिस ए कॉम्प्लीमेंट मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो हम इस तरह से आंसर ना देके हम कैसे देंगे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, अगेन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसको करेगा, नेचुरल नंबर को, एंड x इज नॉट इक्वल टू वॉट 3। मतलब x क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन x 3 नहीं होगा। मतलब नेचुरल नंबर में सिर्फ 3 नहीं होगा, बाकी सब एलिमेंट होंगे। तो दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म एंड द प्रॉपर वे टू गिव द आंसर। क्लियर है। अब बात करते हैं बी पार्ट इसकी। देखिए 9th पार्ट की क्या बोलता है, अगेन x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 4 बाय 2 गिव्स यू 2। x कितना आ जाना है, 2 आ जाएगा। x कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगेन आप कैसे लिख सकते हैं इसका b सेट को, सर इसमें 2 आएगा, लेकिन मुझे क्या निकालना है, b कॉम्प्लीमेंट विच इज यूनिवर्सल माइनस b। तो यूनिवर्सल में से अगर b हटाओगे तो मतलब ये हटेगा। तो अगेन सर वो भी एक जो रोस्टर फॉर्म आएगी, सीक्वेंस तो सीक्वेंस जो होगी वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी। तो हमें इसका आंसर कैसे देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग किसको करेगा, नेचुरल नंबर को, एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 ऑल्सो। होप दिस इज क्लियर। आगे बात करते हैं 10th पार्ट की। इसके अंदर कहता है x कौन होने वाला है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो मतलब इस सेट के अंदर है कौन कौन, सर 7 है, हाँ है, 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या निकालना है सर, सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से किसको हटा दो, सी को हटा दो। इस सेट में से पूरा सेट हटा दोगे तो क्या बचने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो बचेगा सर। तो इसका आंसर ठीक है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे। वो अलग बात है
कि जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप? सर x सच दैट x बिलोंग किसको करेंगे सर? नेचुरल नंबर को, एंड जो x होगा स्मॉलर देन 7 होगा। x क्या होगा? देखिए x किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। आएंगे कौन? नेचुरल, लेकिन x होंगे क्या? 7 से छोटे होंगे नेचुरल नंबर। क्लियर है? इसी तरह से डी पार्ट है, उसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। कहता है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। इस बात का मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, मीनिंग x इज ग्रेटर देन 4.5, है ना? इस सेट के अंदर आना किसको? इसको है नेचुरल नंबर को। x आएंगे क्या क्या? नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4.5। तो कौन कौन होंगे वो? सर पहला नंबर होगा 5। x क्या लेने? नंबर्स लेने हैं नेचुरल नंबर। x क्या लेने? नेचुरल नंबर, बट 4.5 4.5 से बड़े, तो कौन होगा? पहला 5। फिर क्या आएगा? 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इसी तरह आएंगे ना 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। लेकिन मुझे तो सर इसका डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं सर? यूनिवर्सल माइनस डी सेट। तो आप माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? 1 2 3 4। तो क्या सर ये आंसर करेक्ट है? हाँ, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि और कोई एलिमेंट आएंगे? आप कुछ खुद सोच के देखो, नहीं आएंगे। डी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे। लेकिन अगेन ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो मैं इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकता हूं कि x इज दैट x बिलोंग किसको करेगा? नेचुरल नंबर को, एंड x इज स्मॉलर देन 9/2। x किससे छोटा होगा? 9/2 से छोटा होगा। क्लियर है? तो ये भी एक आंसर देने का तरीका है, आप इनको देख लीजिए, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है लेट u बी द, u मीनिंग यूनिवर्सल, बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, एक प्लेन में। इफ a इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एक a सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात समझते हैं। सर ये सेट समझ आ गया, ये तो पता है हमें ऐसे करना है, ये सेट समझ नहीं आया अभी भी, है ना? क्योंकि इसकी लैंग्वेज कुछ हटके है। देखिए ध्यान से, हमें क्या देखना है? सेट ए बोलता है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल्स का सेट जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट हो, किससे? 60 डिग्री से। बेटा एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि, या आपने डॉक्टर से कहा कि सर मेरे को बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा आपको अपनी डाइट बढ़ानी पड़ेगी। आप दिन भर में अगर 4 चपाती खाते हैं तो 5 करें, कम से कम। इफ यू वांट टू सर्वाइव, कम से कम एटलीस्ट यू शुड हैव, यू मस्ट हैव 5 चपातीज इन अ डे। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ? आपको कम से कम 5 चपाती 5 रोटियां खानी है अगर आप जल्दी रिकवर होना चाहते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कम से कम 5, कम से कम 5। अगर ये बताओ मेरे को, अगर आपने 5 से कम खाई तो क्या होगा? अगर 5 से कम चपाती खाई तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे, या इसके उल्टे आप और वीक हो सकते हो। ठीक है, अपनी हालत और खराब कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर, मैं डॉक्टर ने कहा है कम से कम 5, मैं 5 से ज्यादा खा लूं, 6 खा लूं, 7 खा लूं, तो क्या होगा सर? मैं जल्दी रिकवर होऊंगा और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ, जब एटलीस्ट की बात आती है तो कम से कम उतना तो आपको करना है, उसके ऊपर करोगे तो भी चलेगा। मतलब कम से कम 5 चपाती तो खानी है टू रिकवर योरसेल्फ। अगर 6 खा लोगे तो और जल्दी होगे, 7 खाओगे तो और जल्दी रिकवर करोगे, 8 खाओगे तो और जल्दी रिकवर करोगे। ठीक है, जैसे जैसे अपनी डाइट बढ़ाओगे जल्दी से जल्दी रिकवर करोगे। मतलब उन्होंने एक है ना कंडीशन लगा दी कि कम से कम इतना खाना है। तो यही कंडीशन यहां लगी हुई है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा।
कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं होगा। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यूनिवर्सल सेट ले लूं, अगर एक प्लेन ले लूं, मैं एक पेपर ले लें, ठीक है, मान लीजिए एक पेपर का एक प्लेन ले लिया हमने, बेसिकली सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। कितनी तरह के ट्राइंगल्स हो सकते सर? काफी तरह के ट्राइंगल होते हैं। जैसे एक सर हमने लिया स्केलन ट्राइंगल, जिसके अंदर 60 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, यहां पर आप स्केलन, मैं इसको स्केलन के नाम से दे रहा हूं 1 मिनट के लिए। एक सर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एक मैंने सर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिया, एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ले लिया। क्लियर है आपको? ठीक है, एक एक करके हमने कई तरह के ट्राइंगल ले लिए हैं। अब बात आई सेट ए की, ये तो था मेरा यूनिवर्सल सेट। अब मेरी बात आ रही है सेट ए की। सेट ए में बोला है कि जो आप प्लेन में जो ट्राइंगल लेंगे ना, वो ऐसे ट्राइंगल लेंगे जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। कम से कम एक 60 नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 रोटियां खानी है आपको, 5 चपाती तो मैं 6 भी खा सकता हूं। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है 2 एंगल 60 डिग्री ना हो, या 3 एंगल 60 डिग्री ना हो। तो इसका मतलब ये हो सर, ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइंगल का एक भी एंगल 60 डिग्री ना हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बोला एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो कम से कम एक एंगल क्या नहीं होगा? 60 नहीं होगा। तो 2 भी 60 ना हो, 3 भी ना हो, तीनों बात, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आप एक बात बताओ, क्या इस ऐसे सेट में, सेट ए में स्केलन ट्राइंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। हो सकता है मैं इन तीनों को अलग अलग ले लूं, जैसे मैंने यहां पर 40 डिग्री ले लिया, ये 40 ले लिया और ये 100 ले लिया। मान लो 1 मिनट के लिए, ट्राइंगल पे ना जाए सर, ये एक्यूट नहीं लग रहा है, ऑब्ट्यूज नहीं लग रहा। आप एक बार हाइपोथेटिकली लेके चले एग्जांपल को, ठीक है। तो 40 40 80 और 100 180, सम आ रहा है 180। सर मैं ऐसे भी तो ले सकता था, आपने कहा कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। मैं इसको 60 ले लेता, इसको क्या लोगे? इसको ले लो सर, इसको ले लो 80, 140 और इसको ले लो अब क्या 40 डिग्री। अब भी चलेगा? अब भी तो चलेगा सर, बिल्कुल ठीक है। क्या सर 2 एंगल है 60? हाँ, ऐसे नहीं कर पाओगे आप कि सर मैं इसको 60 ले लूं, इसको भी 60, तो सर अब तो ये 60 फंस गया ना। ऐसे नहीं कर सकते। कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। देख लो इसमें तो 2 नहीं है 60, लेकिन एट द मोमेंट आपने कहा कि नहीं, आपने तो कहा जी एक 60 नहीं होना चाहिए, तो मैं ये वाला 60 नहीं लूंगा। अगर आपने ये 2 60 ले लिए तो ये तो अपने आप ही 60 लेना पड़ेगा। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद क्या हुआ कि आपको एक एंगल 60 डिग्री नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, यानी स्केलन ट्राइंगल तो आ जाएंगे इस सेट के अंदर, आ जाएंगे ना, क्योंकि कम से कम एक एंगल 60 नहीं चाहिए। हो सकता है दोनों ही 60 ना हो सकता है तीनों ही 60 ना हो, लेकिन मैंने एक 60 ले लिया, लेकिन ये दोनों 60 नहीं है और एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। मेरे पास तो 2 एंगल ऐसे हैं जो 60 से अलग है। या मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने जैसे अभी अभी किया था, यहां पर ये 40 है तो इसको मैं 70 डिग्री कर दूं, इसको 70 डिग्री कर दूं। अब आप चेक कर लो, एक भी 60 नहीं है, तो बात ठीक है। अच्छा सर इसको स्केलन बनाना है, तो स्केलन बनाना है तो इसको 80 डिग्री कर दो, इसको 50 कर दो, लो अब बन जाएगा। और इसको सॉरी 30 डिग्री कर दो, तो ये स्केलन ट्राइंगल, मतलब इस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर स्केलन ट्राइंगल आएंगे। अच्छा सर राइट ट्राइंगल आएगा? राइट ट्राइंगल चेक कर लेते हैं। एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, होता ही है। राइट ट्राइंगल के लिए ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? मान लो ये 30, ये 60, तो सर अभी भी देख लो 2 एंगल मेरे पास 60 डिग्री के नहीं है, और आपने तो कहा था कम से कम एक नहीं होना, मेरे पास तो 2 नहीं है। या फिर आप राइट ट्राइंगल दोबारा बना लो, ये तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, ये मैंने ले लिया 40 डिग्री का, ये 50, देखो सर एक भी नहीं है अब की बार तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये दोनों राइट ट्राइंगल भी आ गए, ठीक है, मतलब स्केलन भी आ गए और राइट भी आ गए। अब बात कर लेते हैं आइसोसेलेस की। तो सर आइसोसेलेस का मतलब होता है 2 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल और 2 एंगल इक्वल। दोनों कौन से? बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल नहीं, बेस एंगल, ठीक है, बेस एंगल ये वाले। अब अगर 2 बेस एंगल इक्वल है, डजंट मीन दोनों 60 डिग्री के होंगे। 2 बेस एंगल की बात हो रही है, तो ये 40 हो, ये 40 हो, तो ये कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। ये बात नहीं कह रहा मैं कि ये दोनों 60 के होंगे। इक्वल का मतलब 60 नहीं, इक्वल होंगे 40-40। क्लियर है? और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए दोबारा से मैंने एक और बना दिया, ये भी मैंने है ना आइसोसेलेस ही बनाया है, समझ ले, ये 2 साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल कहलाएंगे, और ये मेरा क्या कहलाएगा? ये कोई और एंगल या वर्टेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर बेस एंगल हैं तो आप मेरे को ये बताओ, मैं इसको एक को ले लूं, मान लीजिए 50 डिग्री,
ये ले लूं मैं 50 डिग्री और ये ले लूं मैं कितना आएगा 100, तो ये 80 डिग्री, तो ये भी बात ठीक है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इक्विलेटरल पर। इक्विलेटरल कहता है कि तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 60, 60 और 60। क्या इस ट्राइंगल में आएंगे ये, सॉरी क्या इस सेट में आएंगे ये वाला ट्राइंगल? क्यों, क्या बोला है उसने, सेट ए को सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो सर इसमें तो एक भी एंगल डिफरेंट नहीं है 60 से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए था, कम से कम एक एंगल। देखो यहां पर दो एंगल 60 से अलग थे, यहां तीनों ही एंगल 60 से अलग थे, लेकिन यहां पर तो तीनों के तीनों 60 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो यहां आ ही नहीं सकता। सेट ए के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, लेकिन इक्विलेटरल में तो सर तीनों ही 60 होंगे, तो यहां पर सेट ए में इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आ सकता। तो अगर मैं अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको कहूं तो यूनिवर्सल में से आप क्या कहोगे, ए हटा दो, या इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट आगे वाले में से हटा दो। तो आगे वाले में से हटेगा कौन, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस की वजह से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन कुछ खास है नहीं, आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, क्वेश्चन 4 और 5 को भी, क्योंकि वो जो दोनों क्वेश्चन है दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द वेन डायग्राम, तो मैं वेन डायग्राम के समय पर ही उनको डिस्कस करना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यहां फिलअप्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, इनको फिल करना है। ठीक है, तो कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल 21 आप ही की बुक में दिया हुआ है। उसमें क्या कहता है, जो यूनिवर्सल सेट है वो आपकी क्लास 11th के सभी बच्चे हैं, और जो सेट ए है वो क्लास 11th की गर्ल्स है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब नॉट ए मतलब क्लास 11th के सभी बॉयज। तो अगर ए और ए नॉट उन दोनों को जोड़ दूं तो कौन आएगा, सर पूरी क्लास उठ के आ जाएगी, मतलब आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ये बात आप समझ सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हो गया, पहले थर्ड कर लेते हैं। अगर मैं उन्हीं में सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th एंड सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th को उनका इंटरसेक्शन ढूंढने लगूं तो क्या निकल के आएगा, सर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देख लो कितनी स्पीड से आपने कर लिया है ना। अब बात करते हैं फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अगर मैं यहां लिखूं फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो सर ये क्या होगा, देखो वैसे तो लॉ ऑफ फाई मैंने अभी अभी बताया था, लेकिन आप कर सकते हैं फाई कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको खोल दूं तो इस बात का मतलब है यूनिवर्सल में से कौन हटेगा, फाई इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट में से अगर फाई हटाओगे तो रिजल्ट यूनिवर्सल निकल के आने वाला है। और यूनिवर्सल और ए सेट, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है, ए सेट या तो इसके जितना होगा या इससे छोटा होगा। ए सेट या तो सबसेट होगा यूनिवर्सल का या इक्वल सेट होगा यूनिवर्सल के, है ना, यही कंडीशन बनती है ना किसी भी सेट के लिए। तो इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो कॉमन कौन निकलेगा, छोटे वाला सेट विच इज ए। तो क्या आएगा आंसर, ए निकल के आएगा, सॉरी ऊपर वाले में आएगा ए, इस वाले में। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब आप खुद बताओ मेरे को, सर इसको भी खोल सकते हैं, वैसे तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी पढ़ा हमने, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल सर क्या देगा, फाई इंटरसेक्शन ए। दोनों में कॉमन क्या है, सर कुछ भी नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा, फाई। क्लियर है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। काइंडली आप इसको लिख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।